Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. तो साथियों अब हम समांतर अक्षों के प्रमेय और लंबवत अक्षों के प्रमेय डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। तो देखते हैं कि माना कोई निकाय है जिसमें M1, M2, M3 डॉट 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 Mn कण क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरियों पर अक्ष से लंबवत रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो माना M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn पिंड क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn दूरियों पर अक्ष से लंबवत रखें। तो Mn अक्ष से अगर दूरी हम देखें जहां पर कि वस्तु या निकाय का द्रव्यमान केंद्र निहित है, वो दूरी है स्मॉल r। तो ICM जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू m तक पिंड रखे हुए हैं। तो MIRI होल स्क्वायर, क्योंकि जड़त्व गुण m इंटू r स्क्वायर होता है, तो आईवें कण के लिए MIRI स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पिंड होंगे, अगर n पिंड है तो उतने पिंडों का जड़त्व गुण हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं अगर नया अक्ष Mn के समांतर एक नया अक्ष AB है, तो IAB कितना हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी, देखिएगा पूरी जो निकाय है उन पिंडों से D प्लस RI इतनी दूरियां हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा MI D प्लस RI होल स्क्वायर समेसन I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n तक। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखिएगा MI D स्क्वायर प्लस RI स्क्वायर प्लस 2DRI ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n तक। तो IAB हो जाएगा MI D स्क्वायर I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n MI RI स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाहर कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिएगा 2MI DRI I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक। तो देखिएगा ये पद जो है यहाँ पर दूरी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये जड़त्व गुण को व्यक्त नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको नगण्य मान लिया। और ये हो जाएगा MI D यानी IAB इक्वल टू हो जाएगा कि द्रव्यमान 1 से लेके n तक हो जाएगा, यानी D स्क्वायर तो बाहर ले लें, ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू m MI प्लस ये जो चीज़ लिखी है ये ICM लिखी थी, ये हो जाएगा। तो अब इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा IAB इक्वल टू, ये पद पहले नोट कर दीजिएगा, ICM प्लस m इंटू D स्क्वायर। तो ये हो जाएगी समांतर अक्षों की प्रमेय। आइए इसी क्रम में अब हम डिस्कस करते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम देखेंगे इसको कि लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या बनेगी। तो लंबवत अक्षों का मतलब 3D में आएगा। तो ये है मान लीजिए x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष है। तो इस निकाय में कोई पिंड रखा है, तो ये मान लीजिए कि ये इस तरीके से परिणामी दूरी आएगी, ये xi हो जाएगी और ये yi हो जाएगी। इस तरीके से हम दोनों ही दूरियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y का परिणामी अगर निकालें, आप देख सकते हैं सिर्फ x और y, तो ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या आप RI लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसका परिणामी जो जड़त्व गुण होगा I इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। तो
i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू m m i r i स्क्वायर। तो आप इसमें मान रख दें या इसको आप i z लिख सकते हैं या रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू m m i इंटू आर आई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू m i एक्स स्क्वायर प्लस i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू m i वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा i z इक्वल टू, ये होगा y एक्सिस i y का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सिस यहाँ पर y होगा, और ये हो जाएगा i x। ठीक है ना। तो i z इक्वल टू i x प्लस i y आ जाएगा। यानी इस तरीके से हम समांतर अक्षों की प्रमेय का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, अरे सॉरी लंबवत अक्षों का, क्योंकि यहाँ पर x y z है। x y का परिणाम z दिशा में होता है, यानी ये x है, और ये y अगर दूरियों पर कोई निकाय का द्रव्यमान केंद्र निहित है तो r दूरी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगी। और फाइनली हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब आते हैं कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि आघूर्णों का सिद्धांत। तो मान लेते हैं कि ये P बिंदु है जिसे हम आलम्ब कहते हैं। यहाँ पर परिणामी ये होगा, मान लेते हैं कि ये F1 बल और ये F2 बल इस तरीके से लग रहे हैं, जो घूर्णन अक्ष से, ये घूर्णन अक्ष है से D1 और D2 दूरियों पर है, लंबवत दूरियां हैं। तो ये वाला जो होगा इस तरह से घुमाने का प्रयास करेगा और ये इस प्रकार से घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो मान लेते हैं A, P और ये B बिंदु है। तो क्या होगा, आघूर्ण लेने पर अगर देखते हैं यहाँ, तो बिंदु P के परितः आघूर्ण ले लें तो ये हो जाएगा F1 इंटू D1 प्लस ये R इंटू 0 माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा F2 इंटू D2। परिणामी आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 होता है। यही आघूर्णों का सिद्धांत होता है कि जिस बिंदु के परितः आघूर्ण लेते हैं उसके परितः सभी बलों का आघूर्ण जो होगा वो परिणामी 0 होगा। तो F1 इंटू D1 इक्वल टू आ जाएगा F2 इंटू D2, ये आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण। ठीक है ना। तो ये है F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। तो इस क्रम में हम F1 बाई F2 की वैल्यू निकाल लेगा, तो ये हो जाएगी D2 अपॉन D1, और D2 अपॉन D1 ये जो होता है इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे बोलते हैं हम यांत्रिक लाभ। तो इस तरीके से हम आघूर्णों के सिद्धांत से यांत्रिक लाभ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी क्रम में आइए आप डिस्कस करते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, ये क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे निकाय में पिंड रखे हैं, जिसका गुरुत्व केंद्र G है। मान लेते हैं कि ये M1 पिंड है तो इसका भार M1G होगा, ये M2 है तो इसका भार M2G होगा, ये M3 है तो ये M3G होगा, और इसी तरीके से M4 है तो M4G। जितने भी पिंड रखे हैं समस्त पिंडों का भार ये होगा। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है कि किसी भी निकाय का वह बिंदु जिसके परितः निकाय में लगने वाले सभी गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है कि
निकाय का वह बिंदु होता है कि निकाय का वह बिंदु, कौन सा बिंदु? जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके परितः इसमें उपस्थित जितने भी भार हैं, ठीक है ना, सभी गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण लेने पर, सभी गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी ये गुरुत्व केंद्र जो है एक ऐसा बिंदु है जिसके परितः, ठीक है ना, जितने भी भार यहाँ पर कार्यरत हैं M1, M2, M3, M4 डॉट डॉट, तो सभी गुरुत्वीय बलों, जिसको भार बोल सकते हैं, भारों, ठीक है, के आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है। ये होगा आघूर्णों, सॉरी, गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी ये जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम इसका देखें तो आघूर्ण क्या होंगे, टाउ जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये हो जाएगा R1 इंटू M1G, R2 इंटू M2G, R3 इंटू M3G, Rn इंटू MnG। तो अगर हम n तक ले रहे हैं तो टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n RI इन क्रॉस MIG। तो ये हो जाएगा इसका गुरुत्व केंद्र। तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्व केंद्र भी एक बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जिसके परितः इसमें जितने भी गुरुत्वीय बल लग रहे हैं, सभी गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग इसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इसका आघूर्ण किसके परितः? गुरुत्व केंद्र के परितः। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसके परितः सभी गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजीय योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है।